नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लास में हम चैप्टर 1, 2, 3 इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 4 जो कि सशक्त और समृद्ध कृषि पर आधारित है, उसका एक सेशन हो चुका है। और इस चैप्टर जो 4th का पहला पार्ट था, उसमें हमने जो कृषि क्षेत्र का जीडीपी में, जीएसडीपी में स्थिर कीमतों, प्रचलित कीमतों पर कितना योगदान रहा, साथ ही राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसके ऊपर कुछ आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसी क्रम को आज फिर आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 4 का और सेकंड सेशन है। तो चलिए आज का अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कहता है पहला क्वेश्चन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र की ये विशेषता है। इस बारे में पूछा गया। कल की ही बात को एक बार फिर से रिवाइज करने का हमें मौका मिला है। पहला स्टेटमेंट है, गेहूं और सरसों मुख्य रबी उत्पादक फसलें हैं। चलो ठीक है, एक बार के लिए होल्ड करते हैं। ज्वार और सोयाबीन प्रमुख खरीफ उत्पादन फसलें हैं। ठीक है, इसको भी होल्ड करते हैं। लेकिन जब थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कोटा, बारा, बोदी और झालावाड़ जिले सम्मिलित हैं। तो यहां से हमें इस क्वेश्चन को ब्रेक करना होगा और ये बताना है कि ये किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे जिले के नाम आए तो हमने देखा ये तो सबसे लास्ट वाला था और इसका नाम क्या था, फिफ्थ था, और इसका नाम था आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, क्या नाम था, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें आपके हाड़ौती के जिले सम्मिलित थे, जिनमें आपके कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके अलावा तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, यहां से आप देख लीजिए। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र नहीं, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसका मतलब वी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अब यहां थोड़ा सा याद रखना होगा कि रबी की उत्पादक फसल और खरीफ की उत्पादक फसलें कौन कौन सी हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि गेहूं और सरसों रबी की फसल हैं और ज्वार और सोयाबीन खरीफ की फसलें हैं। क्योंकि एरर दे सकता है तो वो इतना दे सकता है कि ज्वार और सोयाबीन प्रमुख रबी उत्पादक फसलें हैं और गेहूं और सरसों प्रमुख खरीफ उत्पादन फसलें हैं। बाकी चांसेस कम है। और क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए ये ही हमें पता होना चाहिए कि जिले किस कैटेगरी के अंतर्गत, किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। तो एक बार हमने देखा क्वेश्चन के बारे में, लेकिन इसके अंतर्गत जो और भी ऑप्शंस दे रखे हैं इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि ये इनके अंतर्गत जो सम्मिलित जिले हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो जैसे इन्होंने पहला ऑप्शन दिया, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। जब आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा है तो हमें पता है ये तो फोर्थ की बात कर रहा है, और फोर्थ में हमने दो देखे थे, ए और बी। ठीक है, तो ए में जो देखा था हमने, वो देखा था, उसका नाम था अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। जब अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश की बात की थी तो इसमें हमें पता है जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो अपने कौन कौन से थे, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट, मेवाड़ वाले डिस्ट्रिक्ट, और मेवाड़ वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, आरबीसी। आरबीसी में आपका कौन सा रहा, राजसमंद। यहां से अगला डिस्ट्रिक्ट आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर। ठीक है, ये यूआरबीसी। ठीक है, तो ये रहा आपका अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। जब फोर्थ वी की बात की हमें, तो फोर्थ वी में तो हमें पता है कौन सा, इसका नाम क्या है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। और इसमें तो आपको पता ही है कि कौन कौन से जिले आ जाएंगे इसमें। इसमें आपके आ जाएगा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इस तरह से ये फोर्थ की बात हुई, फोर्थ की बात हो गई, फिफ्थ की बात हो गई। ठीक है, ये गया और आपका अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र
किया गया। एक ऑप्शन बचा हमारे सामने, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र जैसे ही नाम आया पूर्वी मैदानी क्षेत्र तो याद आना चाहिए कि हमें तो किसकी बात कर रहा है, थर्ड की बात कर रहा है। और थर्ड में अभी हमने दो ऑप्शन देखे थे, ए और बी। जो ए ऑप्शन था वो कौन सा था आपका, वो भी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश था। ठीक है, जब अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश है तो इसके अंतर्गत हमने बात की थी जिलों की। तो और हमें पता ही है किसके आसपास के जिले थे, हमारी राजधानी जयपुर के आसपास के जिले थे, जिसके अंतर्गत आपका कौन सा आ जाएगा, टोंक जिला, टोंक के बाद दौसा, दौसा के बाद अजमेर, यहां से कोटपुतली, बहरोड, और आपका एक और नया जिला कौन सा, खैरथल, तिजारा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड बी के अंतर्गत जो कि कौन सा था आपका, बाढ़ संभाव्य प्रदेश पूर्वी मैदानी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमारे पूर्वी राजस्थान के जिले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और नया जिला दी। ठीक है, तो इस तरह से हमें थर्ड के बारे में याद रखना है। थर्ड बहुत इजी है याद रखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और एक में पहले राजधानी वाले जिलों की बात करते हैं और दूसरे के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान के ABCD जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर दी। बात की थी सेकंड में भी दो पार्ट थे। ठीक है, ये भी पता है हमें सेकंड में भी दो पार्ट थे, सेकंड ए और सेकंड बी। और इसमें किसकी बात की थी हमने, शेखावाटी वाले रीजन की। शेखावाटी रीजन की बात करते हैं तो एक में तो हमने बात की थी लूनी वाला प्रदेश था, लूनी का अंतर्वर्ती मैदान। तो ये लूनी वाला जो अंतर्वर्ती मैदान था वो कौन सा था, बी पार्ट था। और इसके अंतर्गत कौन से जिले आते थे आपके, गौड़वाड़ प्रदेश वाले जिले, जिसके अंतर्गत लूनी नदी प्रवाहित होती है। इसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं आपके, जालौर, बाड़मेर, जालौर, बाड़मेर नहीं सॉरी, जालौर, पाली और सिरोही इसके अंतर्गत आता है। बाड़मेर तो आपके फर्स्ट वाले के अंतर्गत आता है। और जो सेकंड ए था वो कौन सा था आपका, सेकंड ए है अंतः स्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र, अंतः स्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र। ये जो कांतली नदी का हुआ क्षेत्र है, अंतः स्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र, कांतली नदी, जिसके अंतर्गत आपके शेखावाटी के जिले कौन कौन से, सीकर, झुंझुनू और नागौर और आपका चोरू। हमें पता है चोरू का कुछ भाग था वो तो फर्स्ट में भी आता है और कुछ पार्ट चोरू का इसके अंतर्गत आता है, अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्गत। इस तरह से फर्स्ट की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट में हमने तीन बात की थी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। केवल एक ही था जिसके अंतर्गत तीन थे। ठीक है, तो जो पहला पार्ट था इसका, वो इसके अंतर्गत क्या आता था, देखिए शुष्क, पश्चिमी शुष्क, इसके अंतर्गत आता था आपका शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से जिले आते थे, इसमें आपका जोधपुर और बाड़मेर एंड फलौदी डिस्ट्रिक्ट। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए समझना आसान होगा, सीक्वेंस से याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला वाला मरुस्थल के बारे में, दूसरा शेखावाटी, तीसरा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा आपका दक्षिणी वाला प्रदेश है जिसमें मेवाड़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रदेश की बात की, और पांचवा जो पार्ट था आपका दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसमें हाड़ौती की बात की गई थी। ये पार्ट था आपका फर्स्ट वी, जो कि सिंचित प्रदेश के बारे में बात की थी। ठीक है, सिंचित प्रदेश, नाम इतना ही अगर हम समझ गए कि सिंचित प्रदेश, इसका मतलब इसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, वहीं फर्स्ट सी की बात की थी तो ये कौन सा पार्ट था, इसका नाम था अति शुष्क और आंशिक सिंचित प्रदेश।
इसका मतलब अति शुष्क वाले में हमारा कौन सा जिला आता है? इसके अंतर्गत आता है हमारा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर, और बीकानेर के बाद चूरू। चूरू का कुछ पार्ट अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो चूरू का कुछ भाग अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्गत आता है। अब आरपीएससी का जो नया ट्रेंड है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि चूरू का वो पार्ट कौन सा है जो फर्स्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, फर्स्ट के अंतर्गत मतलब फर्स्ट सी के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो चूरू का एक तो आपका तारानगर, सुजानगढ़, तारानगर, सुजानगढ़ और सरदार शहर। चौथा है आपका बिदासर। ये चार नाम याद रखने हैं, चारों की चारों आज के आरपीएससी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि तारानगर, सुजानगढ़, सरदार शहर और जो बिदासर है वो आपके आते हैं फर्स्ट सी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारे हमें एक दो बार रिवाइज करेंगे, याद होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि याद नहीं होंगे। तो चलिए आज का अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार उन फसलों के समूह को पहचानिए जिनके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान। तो उन फसलों का चयन करना है जिनमें राजस्थान उत्पादन की दृष्टि से भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो राजस्थान में की उत्पादन क्षमता है, उत्पादन कितना होता है, कितने लाख मेट्रिक टन का उत्पादन है, उसकी बात करते हैं। तो जो 2023-24 है, और एक बात करेंगे हम 2024-25। ठीक है, यहाँ क्या बात पूछी गई है? आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार उन फसलों के समूह को, एक्चुअली यहाँ हमें पता होना चाहिए ये 2024-25 हो, 2024-25 ये होना चाहिए, मतलब आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार उन फसलों के समूह को पहचानिए जिनके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान। चलिए, तो 2023-24 की बात करें तो 2023-24 में जो राजस्थान का उत्पादन रहा है वो 241 पॉइंट समथिंग लाख मैट्रिक टन उत्पादन रहा है एलएमटी। ठीक है, वहीं 2024-25 में जो अग्रिम अनुमान है वो रहे हैं आपके 267.67 एलएमटी, लाख मैट्रिक टन। ठीक है, तो आप यहां से देख पा रहे हैं 2023-24 में अगर पूछा जाए कि आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार राजस्थान का 2023-24 में कितना उत्पादन रहा है, तो आप बताना होगा कि 241 पॉइंट समथिंग लाख मैट्रिक टन है। वहीं आगे से पूछा जाए कि 2024-25 में कितना उत्पादन है अग्रिम, तो आपको बताना होगा 267.67 एलएमटी। अब इसमें आप देख पा रहे हैं वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि है आपके 10.67%, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों आंकड़े हमें याद रखने हैं। 2023-24 में जो उत्पादन है वो 241 एलएमटी है, और वर्तमान में कितना अग्रिम है तो 267.67 है, और इसमें 10.67% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, अब यहां से हमें देखना होगा कि राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो चलिए देख लेते हैं राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन के बारे में। तो राजस्थान फर्स्ट पोजीशन किन किन फसलों के उत्पादन में है, तो बात करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए, सरसों एवं राई। सरसों और राई के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। वहीं बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, पोषक अनाज के स्थान पर, और कुल तिलहन, कुल तिलहन, और अगला है आपका कौन सा, पोषक अनाज, एंड एक और बहुत ही स्पेशल ग्वार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए सारे ही हैं कि निम्नलिखित में से वे फसलें जिनके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, तो सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार। 1 2 3 4 5 आपके सामने हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख लीजिए, आपका पहला ऑप्शन है बाजरा, सरसों और तिलहन। ये ऑप्शन हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पोजीशन की बात करें, राजस्थान की सेकंड पोजीशन है आपके मूंगफली उत्पादन में। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में सेकंड स्थान पर है। वहीं थर्ड की बात करें
तो आपके क्या बचा, यहाँ से देख लीजिए, सोयाबीन, एक तो सोयाबीन, एक ज्वार और एक चना। इन 3 फसलों के उत्पादन में राजस्थान तृतीय स्थान पर है। ये राजस्थान की स्थिति है। ये हमने देखा, याद किया कि राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। लेकिन कल ही आरपीएससी ने एक क्वेश्चन, देखते हैं, ये आरपीएससी का न्यू ट्रेंड है। ठीक है, अब तक अपना काम चल गया था कि हमने देख लिया था राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। लेकिन अब आगे देखिए, आरपीएससी ने जो पूछा कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान में से कौन सा सुमेलित नहीं। इसमें से हमें बताना है कि राजस्थान हमने तो याद किया था, इनके सामने परसेंटेज भी दे दिया गया कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, अब तक हमने क्या याद किया था कि राजस्थान इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान। अब लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, उनका प्रतिशत मात्रा भी पता होना चाहिए। तो जब हमने बात की कि राजस्थान की जो फर्स्ट पोजीशन थी किस किस में, पहला था हमारा सरसों राई, सरसों और राई उत्पादन में। इसके साथ हमारी दूसरी फसल थी बाजरा, तीसरा था कुल तिलहन और चौथा था हमारा पोषक अनाज और पांचवा था ज्वार। ठीक है भाई, इन 5 फसलों के उत्पादन में राजस्थान की देश भर में प्रथम स्थान था। तो इनके साथ हमें पता होना चाहिए कि इनकी उत्पादन कितना है। तो जब प्रथम स्थान है सरसों और राई में, हमारा 46 पॉइंट कितना, 66% योग, 46.13, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये 46.66, सॉरी 46.66 नहीं है, ये 46.13 ही है, 46.13%। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए आज की डेट में। वहीं बाजरे का उत्पादन कितना है, बाजरा है 44.66%। ठीक है, राजस्थान में बाजरे का देश भर का कुल 44.66% राजस्थान में पैदा होता है। कुल तिलहन की बात करें, कुल तिलहन जिनसे मतलब तेल प्राप्त होता है, उनका योगदान है आपके 22%। पॉइंट से पहले भी याद रख सकते हैं, कुल तिलहन में 22% योगदान है। पोषक अनाज की बात करें तो पोषक अनाज भारत का 15% होता है और जिसके साथ राजस्थान ये प्रथम स्थान पर है। ग्वार की बात करें तो राजस्थान में 90% ग्वार का उत्पादन किया जाता है। पूरे देश भर का 90% उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। तो ये आंकड़े हमें पूछे गए। आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेपसीड और सरसों 40.13 सही सुमेलित है, ग्वार 90.36 सही बात की गई है। मूंगफली, मूंगफली दिया, मूंगफली सेकंड पोजीशन पे था राजस्थान की उत्पादन में, मूंगफली में सेकंड स्थान पर है। और यहाँ से हमें सेकंड स्थान का भी याद रखना होगा, कितना मूंगफली उत्पादन कितना होता है, 18% होता है। सेकंड इसलिए पूछा क्योंकि एकमात्र फसल है जो जिसमें राजस्थान सेकंड स्थान पर है, जो कि आपकी क्या है, मूंगफली है। ठीक है, तो इसलिए इसका भी याद करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये जस्ट सेकंड ग्रेड एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है, कल ही सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बाजरा कितना दिया था, 40.66 दिया था, जो कि असुमेलित है, और ये कितना है, 44.66 है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब कल को आरपीएससी का जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि सुमेलित कीजिए, इस तरह से सुमेलित करवा लेंगे कि सरसों और राई इतना इतना सामने दे देंगे। ठीक है, और अगला फिर या तो इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है कि जैसे ये हमें पता है कि सरसों, राई, बाजरा, कुल तिलहन और पोषक अनाज, अब इनका घटते या बढ़ते क्रम में पूछा जा सकता है। अब हमें पता है सरसों और राई का कितना है, 46% योगदान है। ठीक है, फिर किसका है, बाजरा का कितना, 44%, कुल तिलहन का योगदान कितना है आपके 22% है, और पोषक अनाज कितना है 15%। तो यहाँ से इस तरह से भी इनको आगे पीछे करके घटते या बढ़ते क्रम में सेट
पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, फर्स्ट में भी सर्वाधिक योगदान किसका है, सबसे ज्यादा उत्पादन सरसों राई, उसके बाद बाजरा, फिर कुल तिलहन और फिर पोषक अनाज। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए, और ये भी एक बहुत शानदार उम्दा क्वेश्चन जो कि पूछा गया है हाल ही में आरपीएससी के द्वारा। तो आरपीएससी का ये नया ट्रेंड है जो कि बदल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए, कृषि को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए, ठीक है, ये प्लान सरकार के द्वारा, ये मिशन सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन। मतलब कृषि के क्षेत्र में तकनीक का यूज करना है और कृषि क्षेत्र का एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है। ठीक है, तो वो किस तरह से किया जा सकता है, तो इसमें कुछ मिशन बना दिए, जैसे कृषि विस्तार पर उप मिशन बना दिया, कृषि यंत्रीकरण पर बना दिया, बीज और रोपण सामग्री पर बना दिया, कृषि वानिकी पर। तो इसने पूछा कि इनके अंतर्गत कौन सा मिशन है जो सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हमें पता है, पहला आप देखिए, राष्ट्रीय कृषि विस्तार, नाम में ही है कृषि विस्तार, इसका मतलब ये तो हो गए। जब कृषि विस्तार की बात की तो कृषि का विस्तार कब होगा, जब उसमें यंत्रीकरण होगा, मतलब नए नए कृषि के जो उपकरण हैं उनका यूज करना होगा हमें, नए नए उपकरणों का। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग दो इसके सम्मिलित हुए। तीसरा इन्होंने दिया बीज और रोपण सामग्री पर। सही बात है, जब कृषि इन यंत्रों का करेंगे क्या, अगला काम ये बीज और रोपण, बीज एवं रोपण दिया। अब यहां से बस एक ही ऑप्शन बच गया कि कृषि वानिकी पर उप मिशन है, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसके अंतर्गत टोटल 5 मिशन है, जिसमें से अपना जो चौथा मिशन है वो है आपका पौधरोपण के द्वारा, पौधरोपण पर उप मिशन। ठीक है, ये आपका चौथा हुआ। और जो 5वां है वो कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पर मिशन है। इस तरह से इसके अंतर्गत ये 5 उप मिशन थे। इसके अंतर्गत पहला कृषि विस्तार, दूसरा कृषि यंत्रीकरण, तीसरा बीज और रोपण, चौथा पौधरोपण और 5वां है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पर मिशन। और ये जो कृषि वानिकी पर जो उप मिशन है ये इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो ये हमारा हुआ रॉन्ग आंसर, और इस तरह से डी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी पूछी गई है। तो देख लीजिए एक बार फसल बीमा योजना के बारे में। फसल जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसके पहले सरकार ने प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना प्रारंभ की थी, सिंचाई वाली, कब, 2015 में। 2015 में सिंचाई की, अच्छी फसल की पैदावार हुई तो फसल को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए उसका बीमा किया गया, और जिसका नाम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। फिर इसके अंतर्गत बताया गया कि आपके बागबानी फसल, ठीक है, और खाद्यान्न फसल और तिलहन फसल, जिनसे तेल का उत्पादन होता है, इन फसलों को इस बीमा प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया। ठीक है, फिर आपको इसमें बताया गया कि भाई किसान को कितनी प्रीमियम राशि दी जानी होती है। तो इनको 3 फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, और तीसरा है आपके बागवानी। ठीक है, तो किसान के द्वारा जो रबी की फसलें हैं उसमें 1.5% प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है, खरीफ के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5% जो प्रीमियम राशि है उसका भुगतान करना होता है। ये इस स्कीम के बारे में हमारे प्री एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2016 में स्कीम प्रारंभ की गई, बागवानी, खाद्यान्न और तिलहन फसलों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। और प्रीमियम की बात करें तो रबी, खरीफ और बागवानी में, जिसमें रबी के अंतर्गत है 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5% जो अनुदान है वो किसान को देना होगा। तो देख लीजिए, यह योजना 2016 से प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही बात। इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न फसल, तिलहन और बागवानी फसलों को सम्मिलित किया गया है, यस राइट है। इसके अंतर्गत क्या है, किसान से प्रीमियम राशि के रूप में रबी में 2%, खरीफ में 2.5%
और बागवानी फसलों के लिए 5% लेकर क्या किया जाएगा, फसल बीमा किया जाएगा। तो रबी में 2% तो गलत है, रबी में तो कितना है 1.5 है, और खरीफ में 2.5 नहीं है, केवल क्या इतना है 2%। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और यही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को याद रखना, कई बार पूछा गया है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी ये यहाँ तक ये पूछे गए हैं कि इसमें से मैच ऑफ द फॉलोइंग करके बताइए कि किसका प्रीमियम कितना है, और डायरेक्ट भी पूछे गए हैं इस तरह से, तो मिलित ना करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट वी के अंतर्गत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए कृषक राशि का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो कुसुम योजना की बात अपन कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर एक बार नाम आया है, किसान ऊर्जा उत्थान और उत्थान महाअभियान है। ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा ऊर्जा महा उत्थान के बारे में, महा उत्थान महाअभियान के जो कि इसका नाम है। तो इसके अंतर्गत 3 चरण हैं, कंपोनेंट ए, बी और सी। ठीक है, जो कंपोनेंट ए था, घटक ए था, उसमें सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना था, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना था। ठीक है, और इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा 30% जो राशि थी आर्थिक मदद के रूप में, सब्सिडी के रूप में, किसी भी तरह से अनुदान के रूप में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है, जो बी ऑप्शन है, घटक बी था कुसुम योजना का, इसके अंतर्गत क्या था भाई, तो इसके अंतर्गत आपको पता है सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने थे, सौर ऊर्जा पंप की स्थापना करना था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान थे, आप मैक्सिमम 3 से 10 HP तक का पंप स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वाधिक अनुदान की राशि है इसमें किस तरह से बताई गई, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपके लिए 30% दे देगी। ठीक है, फिर बात की स्टेट गवर्नमेंट, 30% पैसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाएगा। अब बचा कितना 40%, ऐसा 30% आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना 10% बचा, तो ऐसा है आप 10% दीजिए और सौर पंप जो ऊर्जा पंप है उसको स्थापित कीजिए। यहां से किसान को कितना देना था 10%। अब आप देखोगे कि ऑप्शन में 10% तो है ही नहीं, लेकिन आप देखिए कि जो बैंक लोन है ना, फाइनली देना तो किसको है, किसान को ही देना है। फाइनली बैंक को लोन तो चुकाना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब 30% तो ये और 10% राशि किसान को देनी पड़ेगी, और यहाँ से आपका क्या आंसर हो जाएगा 40% है वो आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो गया। फिर बात की कंपोनेंट सी के बारे में, तो जो पुराने सौर ऊर्जा संयंत्र खेतों पर स्थापित हो रखे थे उनको अपग्रेड करना था, सौर ऊर्जा से संचालित उनको कराना था। तो इस तरह से इसमें भी सरकार के द्वारा 30% जो सहायता राशि की अनुदान राशि दी जाती है। फिर कई बार क्वेश्चन ये भी बात की थी हमने कि जो घटक ए है और घटक सी है इनका संचालन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, वहीं कंपोनेंट जो वी है, पहले इसका संचालन भी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन जुलाई 2024 से इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, राजस्थान डिस्कॉम्स के द्वारा, राजस्थान डिस्कॉम्स के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी हाल में पूछा गया है कि कंपोनेंट वी का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि राजस्थान डिस्कॉम्स के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना नाम से ही क्लियर है कि जो मंडी में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए एक योजना चलाई गई है। अब इस योजना के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में हमसे पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बात की जो अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिक हैं उनको स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि दे होगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये था। तो आप देखिए कि विवाह के लिए जो सहायता राशि है, ये बात सही है कि एक तो स्वयं के विवाह के लिए, ठीक है, क्या है इसके अंतर्गत प्रावधान, स्वयं के विवाह के लिए और उनकी 2 पुत्री हैं। अगर किसी के 2 पुत्री हैं या स्वयं की शादी है तो उनकी ये विवाह की सहायता राशि दी जाएगी।
अब ये बात, पहले इसके अंतर्गत 50,000 रुपये का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है हाल ही में, इसको बढ़ाकर वर्तमान में 75,000 रुपये कर दिया गया है। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अनुज्ञा अवधिधारी महिला श्रमिकों को स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि तय होगी। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। तो क्वेश्चन तो सत्य कथन की पहचान करनी है, लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, महिला श्रमिकों को 2 गर्भावस्था अवधि के लिए 45 दिनों की अकुशल श्रम दर के बराबर राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो पहला विवाह के लिए अनुदान की बात की, दूसरा गर्भावस्था की। ठीक है, गर्भावस्था में भी प्रावधान है 2 बार तक के लिए। ठीक है, 2 बार तक का प्रावधान है, और इसमें क्या है कि महिला को 45 दिन की जो अकुशल श्रम की मजदूरी होती है, अकुशल श्रम के बराबर जो राशि होती है, उनको प्रदान की जाएगी। वहीं पितृत्व अवकाश के रूप में पिता के लिए 15 दिन की अकुशल वही राशि, श्रम राशि पिता के लिए दे दी जाएगी। पिताजी के लिए 15 दिन की, माँ के लिए 45 दिन की मजदूरी का श्रम का प्रावधान किया गया है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट वो दिया, पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर उन्होंने दिया कि श्रमिकों को गंभीर बीमारी होने की दशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 25,000 रुपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। अगर श्रमिकों को किसी प्रकार की गंभीर बीमारी हो, इसके लिए उनके चिकित्सा व्यय पर सहायता करने हेतु कितने, इन्होंने दिया है कि 25,000 रुपए की सहायता राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। नहीं, 25,000 गलत है। इसमें जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वो है आपके 20,000 रुपए की। 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो गया। अब आप ऑप्शन देखिए, तो फोर्थ कहाँ कहाँ है, फोर्थ में इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और फोर्थ ये गलत हो गया। फोर्थ तो पक्का गलत है। ठीक है, अब बचा ऑप्शन ए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में आप कर लीजिए कि ये 50,000 नहीं है, वर्तमान हाल ही में इसको 75,000 कर दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट को यहाँ सही माना जाएगा। ठीक है, अब हमें याद रखना है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो कौन सा होगा। वैसे तो 2 और 3 स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला और जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा और सही है, दूसरा और तीसरा सही है। पहले में हमें 50,000 की जगह कितनी सहायता राशि है वर्तमान में, 75,000 रुपए की राशि, और स्वास्थ्य के लिए कितनी 20,000 रुपए की राशि का प्रावधान है। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ऑप्शंस में करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ आप कर लीजिए 2 और 3। ठीक है, जैसे भी है, लेकिन स्टेटमेंट योजना के बारे में हमें जानकारी मिली। यहाँ इसके अंतर्गत एक विद्यार्थियों के लिए भी प्रावधान है, जो विद्यार्थी मतलब 60% से ज़्यादा प्राप्त करेंगे 10वीं 12वीं में, तो उनके लिए भी छात्रवृत्ति का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। कृषक किसानों की साथी हैं, उनकी सहायता के लिए एक योजना चलाई गई के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर किसानों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर किसानों की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके इलाज के लिए सरकार ने योजना चलाई, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। इसके अंतर्गत अगर पहला है, अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है। ठीक है, इसमें क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत अलग अलग पार्ट है, जैसे एक तो मृत्यु हो गई, या किसी के दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें वो क्षतिग्रस्त हो गई, अंग भंग हो गए। ठीक है, वहीं किसी का एक हाथ खराब हो गया, एक आंख खराब हो गई, या किसी की उंगली फ्रैक्चर हो गई। इस तरह से इसमें 10-12 कैटेगरी बनाई हुई है, लेकिन हमें प्रमुखता से तो यही याद रखनी है कि अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख का प्रावधान है। अगर 2 अंग विक्षिप्त हो जाते हैं, 2 अंग के विक्षिप्त होने पर 50,000 रुपए की राशि का प्रावधान है। और वहीं तीसरा, एक अंग के विक्षिप्त होने पर, ठीक है, एक अंग के विक्षिप्त होने पर, अंग भंग होने पर आपको 25,000 रुपए की राशि का प्रावधान है। ठीक है, तो ये 3 बातें हमें याद रखनी है। मेन तो मृत्यु होने पर 2 लाख का प्रावधान, 2 अंग विकृत होने पर 50,000 रुपए, और एक अंग विकृत होने पर 25,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। चलिए, तो क्या ऑप्शन है हमारा, मृत्यु वाला ही है।
तो देख लीजिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पीएचडी के लिए कितने रुपए वार्षिक प्रति बालिका सहायता की घोषणा की? तो एक्चुअली कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में महिलाओं की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की मतलब भागीदारी को बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए गर्ल्स को कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, तो एक योजना चलाई सरकार ने। तो सरकार ने कहा कि अगर 12th में एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट लेते हैं तो उनके लिए जो प्रोत्साहन राशि के तौर पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष, अब 12 तो एक बार ही होती है, इसलिए प्रति वर्ष और प्रति बालिका प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये तो 12th के लेवल की बात की। फिर दूसरे लेवल पर अगर कोई बीएससी या एमएससी करता है एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में, तो उसके लिए कहा गया कि 25,000 रुपये की सहायता राशि ये है आपका प्रति वर्ष और प्रति बालिका के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, वहीं हमसे पूछा गया क्वेश्चन में पीएचडी लेवल का, अगर कोई पीएचडी करता है एग्रीकल्चर में तो उसको 40,000 रुपये का प्रति वर्ष प्रति बालिका का सहायता राशि के रूप में घोषणा की गई। 3 बार 12th के स्तर पर 15,000 रुपये, बीएससी एमएससी तक 25,000 रुपये और वहीं पीएचडी में 40,000 रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में, पीएम किसान सम्मान निधि, और पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है। कितने किस्तों में? 3 किस्तों में, और तीनों किस्त कितने की हैं? 2-2 हजार रुपए की। ठीक है, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब इस स्कीम्स को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। सबसे पहले बात करते हैं, तो सरकार ने कहा कि सरकार ने इसमें प्रावधान किया था 2,000 रुपए का। ठीक है, 2,000 रुपए का प्रावधान किया था, और इसमें यह था कि ये 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाएंगे, जिसमें पहली किस्त 1,000 थी और अगली 2 किस्त थी आपके 500 रुपए की। ठीक है, मतलब जैसे ये पहली किस्त 2,000 की मिलेगी तो राज्य सरकार 1,000 रुपये और दे देगी, अगली 2-2 हजार किस्तों के साथ 500-500 की किस्त दे दी जाती। लेकिन हाल ही में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है सरकार ने? इसको बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया। ठीक है, तो ये हमें वर्तमान में ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? तो 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, कृषि को समृद्ध सशक्त बनाने के लिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो कि 60% लोग कृषि पर आधारित हैं, तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा हर स्तर पर प्रयास किए गए हैं। चाहे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हो, चाहे मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना हो, चाहे आपके महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना हो, चाहे आप देख लीजिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे बीज वितरण के बारे में हो, चाहे आपकी सिंचाई योजना के बारे में हो, हर तरह से सरकार के द्वारा किसानों के हित में बात की जाए। ठीक है, तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन राष्ट्रीय कृषि मिशन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय कृषि मिशन, राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन है ये। तो कृषि के क्षेत्र में मतलब वो किसानों की आय को दुगना करना है, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, तो इसके अंतर्गत अनेक मिशन शामिल थे। इसमें से हमें बताना है कि राष्ट्रीय कृषि मिशन के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, जैसे कि स्प्रिंकलर विधि के द्वारा सिंचाई का प्रावधान किया गया है, तो ये मिशन इसमें सम्मिलित है। राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना, ये भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य परियोजना, बिल्कुल ये भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अगला जो ये कृषि वानिकी है, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है।
पहले एक्चुअली ये स्कीम्स थे सारे अलग अलग स्कीम्स थे, सिंगल सिंगल, कि राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन अलग था, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए अलग स्कीम थी, वही मृदा स्वास्थ्य परियोजना आपको पता है सूरतगढ़ से जो कि प्रारंभ की गई थी। इस तरह से ये सारी स्कीम्स थी अलग अलग, और इनको एक सिंगल किया गया, राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, और इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास अपन यहाँ समाप्त करेंगे, और जो कि हमारी बुक है आर्थिक समीक्षा 2024-25 मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है। सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं, 4 चैप्टर इसके, चौथा चैप्टर जो कि अपन चला रहे हैं, इसके अलावा सारे चैप्टर्स को अपन डिस्कस करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें लगभग कितने 350 प्लस क्वेश्चंस हैं, सबका वेल एक्सप्लेनेशन है, अच्छा एक्सप्लेनेशन है। साथ ही साथ जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस का इस तरह से इनमें फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी बुक है, आप एक बार जरूर विजिट करें मार्केट में। तो चलिए आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, धन्यवाद।